यस एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज से अपने सीएमए फाउंडेशन का सबसे पहला लेक्चर और वो भी सबसे प्यारा सा खूबसूरत सा ब्यूटीफुल सा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स को शुरू कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट अपने आप में एक ऐसा फ्लेवरस सब्जेक्ट है जिसको अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो यू विल डेफिनेटली फील कि लाइफ में काम आने वाला सब्जेक्ट, लेकिन हमारे सीएमए की जर्नी में ना काम आने वाला सब्जेक्ट है। क्योंकि जब आप सीएमए बन जाओगे तो आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट करोगे तो वहां पे आपको डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट को याद रखना पड़ेगा। जब आप सीएमए बन जाओगे किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी कंपनी में, किसी भी फर्म में एज अ सीएमए आप जब नौकरी कर रहे होगे या फिर एज ए प्रैक्टिस कर रहे होगे या फिर कहीं पे भी आप जॉब कर रहे होगे तो यू विल फील कि जो डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट हमने बेसिक सीखे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी रियल लाइफ में, हमारे प्रोडक्शन में, हमारी कॉस्ट में काम आ रहे हैं। क्योंकि जब हम सीएमए के सिलेबस की बात करते हैं तो वो स्टार्ट ही कहां से होता है, सीएमए का जो सिलेबस है वो स्टार्ट ही कहां से होता है, वो स्टार्ट होता है बेसिकली बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स से। जब हम बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि इकोनॉमिक्स के बेसिक्स को हम पढ़ लेते हैं, तो इसी सिलेबस में आगे एक चैप्टर आता है जिसका नाम है डिमांड एंड सप्लाई। एंड यू विल अमेज टू नो दैट डिमांड और सप्लाई के चैप्टर के ठीक बाद अगला जो हमारा सब्जेक्ट आता है दैट इज प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। मजा आ जाएगा आपको, बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ठीक है, तो हम प्रोडक्शन एंड कॉस्ट वाले सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद एक नॉर्मल सा चैप्टर आता है मार्केट, जो कि हमारे इकोनॉमिक्स की नींव है, जो हमारे इकोनॉमिक्स का बेस है, जिसकी वजह से पूरा शेयर बाजार चलता है, पूरा मार्केट चलता है। दैट मार्केट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। एंड उसके बाद एक लास्ट चैप्टर आएगा इकोनॉमिक्स एनवायरमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरमेंट। और इस तरह से हमारा ये इकोनॉमिक्स वाला पार्ट पूरा कंप्लीट होगा। दैट विल बी टेकन बाय मी। एंड इसके जो बाद वाला जो पार्ट है वो एक और हमारे साथ में मैम है वो लेने वाले हैं। तो बस आज से अपने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, एक बेसिक सा सिलेबस है, और इसी सिलेबस वाली जर्नी से हम शुरू करते हैं अपनी इकोनॉमिक्स की यात्रा को। तो ये रहा आपका सिलेबस यहां पर आप अगर देखेंगे गौर से तो सबसे पहले आपको पढ़नी है 70 मार्क्स के लिए इकोनॉमिक्स, जहां पे जैसा कि मैंने आपको बताया बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई रहने वाला है। 15% ऑफ वेटेज इसका रहेगा आपके पूरे पेपर का। फिर अगला जो टॉपिक आने वाला है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो अगेन मार्केट जैसा कि हमने डिस्कशन किया, और मार्केट के बाद एक छोटा सा चैप्टर जो भी डिस्कशन से रह गया, 20 नंबर का एक चैप्टर रहने वाला है आपका मनी एंड बैंकिंग। एंड द लास्ट चैप्टर विल बी इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरमेंट। बहुत गौर से अगर देखोगे तो ये 100 नंबर के लिए हमें ये सारी चीजें, 70 मार्क्स के लिए हमें ये सारी चीजें पढ़नी है। देन आपका जो टॉपिक आने वाला है दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट। बात करें अगर इस सब्जेक्ट की, तो वैसे देखा जाए तो बेसिक कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक में फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स रहेगा, यूटिलिटी, वेल्थ एंड प्रोडक्शन रहेगा, देन थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, इक्विलिब्रियम पॉइंट रहेंगे, प्रोडक्शन और कॉस्ट की बातें रहने वाली है, एंड उसके बाद में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी रहेगा। तो ये आपका जो सेकंड वाला पार्ट है ये इसकी बात चल रही है, दैट इज फॉर्म्स, बेसिक कॉन्सेप्ट की बातें चल रही है। देन फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ना है हम लोगों को। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में आपके अलग अलग तरह के मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, डुओपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोली, ये सब चीजें रहने वाली है। ये सब चीजें होने के बाद में आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बताया जाएगा, और उसके बाद हम लोग मनी एंड बैंकिंग पढ़ेंगे, और मनी एंड बैंकिंग के बाद में हमारा पेस्टल एनालिसिस रहेगा, इमर्जिंग डायमेंशन ऑफ वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, एम्बिग्यूटी, फियर ऑफ अननोन एंड अनप्रेसिडेंटनेस रहेगी। ये 70 मार्क्स का सिलेबस है जो हमको आराम से, तसल्ली से यहां पे आपके साथ में बैठ के पढ़ना है। इस सिलेबस के बाद में अगर मैं आपको स्टार्ट करूं अपना फर्स्ट टॉपिक, तो फर्स्ट टॉपिक में आपके लिए लेके आए व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो इन्होंने कहा कि जो पैसा हम लोग अर्न कर रहे हैं, द अमाउंट वी आर अर्निंग, जो पैसा हम लोग क्या कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। भारत में, वर्ल्ड में रहने वाले सारे लोग किसी न किसी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को करते ही हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज दे वांट टू अर्न मनी। मींस भारत में और वर्ल्ड में रहने वाले सारे लोग कौन सी एक्टिविटीज करते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज।
almost all people are engaged in economic activities. Because almost all people are engaged in economic activities, that is why इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस. इकोनॉमिक्स कैसी साइंस है? तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस. और ये एक व्यक्ति की, एक मैन की किसी भी तरह की एक्टिविटी जो मनी अर्निंग और मनी स्पेंडिंग से रिलेटेड है उसको कहा जाता है. तो भाई साहब पहली डेफिनेशन क्या बन गई इकोनॉमिक्स की, या पहला वर्ड क्या बन गया? इट इज अ सोशल साइंस. पहली बात क्या बन गई? इट इज अ सोशल साइंस. और ये सोशल साइंस किससे रिलेटेड बातें करती है? अर्न मनी. किससे रिलेटेड बातें करती है? अर्न मनी एंड स्पेंड मनी, राइट. और इस अर्न मनी और स्पेंड मनी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी के नाम से जानते हैं. तो भाई साहब समझना, इट इज अ सोशल साइंस एंड व्हेन इट इज अ सोशल साइंस तो ये पैसे कमाने यानी कि अर्न मनी और पैसे खर्च करने यानी कि स्पेंड मनी के ऊपर काम करता है. और ये कौन से तरह की एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है. बातों को आगे बढ़ाते हैं, है ना, बातों को आगे बढ़ाते हैं. इनका कहना है कि मेन प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है? सोसाइटी के रिसोर्सेस को कंज्यूमेबल प्रोडक्ट, कंज्यूमेबल कमोडिटी में कन्वर्ट करना बाय यूजिंग प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. अब इस बात का मतलब समझना, कश्मीर के एक गांव के अंदर एक पेड़ लगा हुआ है और उस पेड़ पे एप्पल लटकी हुई है. वो एप्पल जब वहां से तोड़ के बेची जाती है ना, तो वो एप्पल बेची जाती है 30 रुपीज के जी, 40 रुपीज के जी, 50 रुपीज के जी. लेकिन वही एप्पल कश्मीर के किसी गांव में जो एप्पल तोड़ के अगर उसे कोल्ड स्टोरेज में पैक करके और कोल्ड स्टोरेज के जरिए उसे कोल्ड चेन फैसिलिटी के जरिए उसे राजस्थान भेज दी जाए, वही राजस्थान में एप्पल जो वहां पे 40 रुपीज पर केजी थी, यहां पे आने के बाद उसके रेट 150 रुपीज और 200 रुपीज पर केजी हो जाता है. भाई साहब वो कंज्यूमेबल रिसोर्स था, वो कंज्यूमेबल कमोडिटी थी और उसमें उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई कि उसका प्लेस चेंज कर दिया और उसकी वैल्यू ऐड हो गई, उसका वैल्यू एडिशन हो गया. ये एक इकोनॉमिक्स रिसोर्स का बढ़िया यूटिलाइजेशन हो गया. तो एक्चुअली पता है क्या, इन वर्ल्ड की इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है कि रिसोर्सेस कम है. रिसोर्सेस कम है का मतलब क्या? रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, लेकिन व्यक्तियों की वांट्स अनलिमिटेड है. मुझे एप्पल खानी है लेकिन मुझे पंजाब वाली नहीं अच्छी लगती, मुझे गुजरात वाली नहीं अच्छी लगती, मुझे कश्मीर वाली अच्छी लगती है क्योंकि वहां से बढ़िया क्वालिटी की आती है. लेकिन मैं कश्मीर एप्पल खाने के लिए जा नहीं सकता, लेकिन एप्पल तो यहाँ पे पहुंच सकती है. अगर एप्पल वहां से यहाँ पे पहुंचेगी तो मेरी वांट सेटिस्फाई होगी, तो मैं उस वांट का पेमेंट ही करूंगा. तो इनका कहना है कि ह्यूमन की जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, हर जगह पे सेम ही वांट्स चल रही है. ये वांट क्या है? अनलिमिटेड है, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड है. जैसे एप्पल जो कश्मीर में मिल सकती है, लीची जो उत्तराखंड में मिल सकती है, वो राजस्थान में नहीं मिल सकती एनवायरमेंट की वजह से. यहाँ पे गर्मी है, सूख जाएगी. तो जब यहाँ पे गर्मी यहाँ पे सूख जाएगी तो हमें बाहर से मंगानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे नहीं है. मतलब यहाँ पे रिसोर्सेज क्या हो गए? लिमिटेड. वाइसी वर्सा, जो चीजें यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है वो वहां पे अवेलेबल नहीं है. तो रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड. और वांट्स क्या है? अनलिमिटेड. इकोनॉमिक्स का जो सेंट्रल टास्क है वो ये डिसाइड करना है, इकोनॉमिक्स का जो सेंट्रल टास्क है वो डिसाइड करना है कि ह्यूमन वांट का ऑप्टिमम सेटिस्फैक्शन कैसे हो पाएगा, ह्यूमन की इच्छाओं का ऑप्टिमम सेटिस्फैक्शन कैसे हो जाएगा. ये हमें कौन सिखाता है? इकोनॉमिक्स सिखाता है. द फर्म्स आर प्रोडक्शन यूनिट. जो फर्म है वो कौन है? प्रोडक्शन यूनिट. बात को समझना, द फर्म्स आर प्रोडक्शन यूनिट वेयर एज द हाउस होल्ड आर कंजप्शन यूनिट. जो हमारी फर्म्स है वो तो है प्रोडक्शन यूनिट, जो हमारे हाउस होल्ड है वो है कंजप्शन यूनिट और फर्म है प्रोडक्शन यूनिट. दीज फर्म बाय डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सच एज मशीन, लेबर, रॉ मटेरियल. ये जो फर्म है ये मशीनें खरीदती है, गाड़ियां खरीदना, लेबर खरीदना और रॉ मटेरियल खरीदना और अलग अलग टाइप की प्रोडक्ट और सर्विस बनाकर हमें बेचना. इस फर्म का मेन एम क्या है? प्रॉफिट कमाना. फर्म का मेन एम क्या है? प्रॉफिट कमाना. लेकिन हाउस होल्ड यानी कि हम लोग, इसका उल्टा, हम लोगों को क्या चाहिए? बढ़िया से बढ़िया चीज चाहिए कम से कम रेट में. तो इनका कहना है कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेने के लिए
मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेने के लिए हम इनको बुलाते हैं और इनको बोलते हैं कि आओ भाई हमें बेचो और हम आपको सेल का प्राइस देंगे, और हम जो सेल का प्राइस देंगे वो सेल का प्राइस हम उसी को देंगे जो हमें सस्ता बेचेगा। फर्म को क्या चाहिए? मैक्सिमम प्रॉफिट। हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। इन दोनों के बीच की खाई जो है उसको इकोनॉमिक्स कहा जाता है, जो इन दोनों को बीच में मिलाता है, इन दोनों की खाई को पाटने के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है, उसका नाम है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स क्या है? प्रोडक्शन करने वाले प्रोड्यूसर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देने का काम करता है कौन? इकोनॉमिक्स। कंजप्शन करने वाले कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देने का काम करता है कौन? इकोनॉमिक्स। तो कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर दोनों को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जहां पे मिलेगा, इकोनॉमिक्स का पूरा काम सफल हो जाएगा। इन्होंने कहा है कि अगला टॉपिक है इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है वांट इज समथिंग दैट इज डिजायर्ड बट ऑल डिजायर्ड आर नॉट इकोनॉमिक वांट। इसने कहा कि वांट जो है ना वो डिजायर है, लेकिन हर डिजायर इकोनॉमिक वांट नहीं है। अगर आपको मैं कहूं कि मुझे ताजमहल खरीदना है, जेब में है 350 रुपए और खरीदना है ताजमहल, ये मेरी डिजायर तो है, बट क्योंकि मेरे पास में 350, 500, 1000, 2000, 5000 करोड़ नहीं है कि मैं ताजमहल को खरीद पाऊं या ताजमहल जैसी बिल्डिंग बना पाऊं, तो इनका कहना है कि मेरे को खरीदना है ताजमहल, ये मेरी वांट नहीं है, मेरी डिजायर है। लेकिन मेरी वांट क्या है? अगर उस डिजायर को मैं पूरा कर सकता हूं अपने पास में पड़े हुए पैसों से, उसे वांट कहा जाता है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिजायर एंड वांट? डिजायर, एवरी डिजायर इज नॉट अ वांट, बट हर वांट के पीछे एक डिजायर होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि जहां पे आपके पास कैपेसिटी है खरीदने की, पैसा है आपके पास, तो आपके पास वो चीज खरीदने का पावर है तो वांट हो गई, और खरीदने का पैसा और पावर नहीं है तो डिजायर रह गई। तो इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक वांट वो है जो आप सच में खरीद सकते हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी तभी आएगी जब आप एक्चुअली कर सकते हो। तो इनका कहना है कि अब आपकी कोई वांट है, उस वांट को पूरा करने के लिए आपने एफर्ट्स लगाए, है ना। आपको भूख लगी है, सामने एप्पल का पेड़ है, आप गए एप्पल के पेड़ पर चढ़े, एप्पल तोड़ा और आपने खाया, ये एफर्ट्स लगाए हैं तब आपको सेटिस्फेक्शन मिला है। दूसरे, एक एप्पल की शॉप है, आपको भूख लगी है, आपको एप्पल खानी है, आप एप्पल की शॉप पे गए, आपने पैसे निकाले, पैसे निकाल के दुकान वाले को दिए, दुकान वाले ने आपको एप्पल दे दिया, आपने एप्पल खा लिया, आपका सेटिस्फेक्शन। जो बीच में आपने काम किया दैट इज एफर्ट्स, जो बीच में आपने जो काम किया दैट इज एफर्ट्स। तो इन्होंने कहा कि जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स है उन्हें 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है कंजम्पशन, दूसरा पार्ट है प्रोडक्शन, तीसरा पार्ट है एक्सचेंज और चौथा पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। कंजप्शन, कंजप्शन मतलब कंज्यूम करना, कौन करेगा? कंज्यूमर। मैं इसके अंदर बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, ऊपर से आपको पढ़ा के नीचे नहीं उतर जाऊंगा, ठीक है। कौन है? कंज्यूमर। प्रोडक्शन करने वाला कौन है? प्रोड्यूसर। अब एक्सचेंज में हम लोग क्या दे रहे हैं? मनी। प्रोड्यूसर को पैसा चाहिए, कंज्यूमर से लेगा, कंज्यूमर को सामान चाहिए, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर को पैसा चाहिए, प्रोड्यूसर को पैसा चाहिए, कंज्यूमर से लेगा, और कंज्यूमर को सामान चाहिए, प्रोड्यूसर से लेगा, दैट इज एक्सचेंज। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? एक दूसरे से होगा। अब क्या है कंजम्पशन? एक बार ऊपर से पढ़ लेते हैं, राइट। तो कंजम्पशन क्या है? एक्ट ऑफ यूज ऑफ गुड्स और सर्विस टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। एप्पल थी, एप्पल को खाना, आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो, मुझसे पढ़ना, ठीक है। बट गुड्स को जब हम यूज करते हैं, तो खत्म हो जाता है, राइट। आपने उस गुड्स को कंज्यूम कर लिया, अब कंजम्पशन हो चुका है, कंजम्पशन हो गया मतलब उस फूड को आपने कंज्यूम कर लिया है, कंजम्पशन होने के बाद वो फाइनल गुड्स खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जैसे कभी भी कोई फूड बाय करते हो, क्लोथ्स बाय करते हो, एरोप्लेन की टिकट बाय करते हो, कार को खरीदते हो, तो वो एक कंजम्पशन है। और कंजम्पशन से कंज्यूमर डिस्ट्रॉय कर देता है अपनी कॉमोडिटी की यूटिलिटी को, ठीक है। और यूटिलिटी जो है वो कैसे होती है? यूटिलिटी वाज क्रिएटेड बाय प्रोड्यूसर थ्रू प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन करके ही यूटिलिटी क्रिएट की जाती है। और समझो, इफ समवन बाय अ हाउस टू लिव इन, अगर कोई व्यक्ति एक घर खरीद रहा है उसमें रहने के लिए, तो दैट शुड बी डिफाइंड एज कंजम्पशन। अगर कोई व्यक्ति कोई घर खरीद रहा है, घर में रहने के लिए कोई घर खरीद रहा है, तो उसको भी क्या कहा जाएगा? कंजम्पशन। इफ दे बाय अ हाउस ऑन रेंट आउट इट समवन एल्स, दैट शुड बी डिफाइंड एज एन इन्वेस्टमेंट। अगर आप कोई घर खरीद रहे हो और घर खरीद के किसी को रेंट पे दे रहे हो, तो वो घर इन्वेस्टमेंट है, वो घर कंजम्पशन नहीं है, क्योंकि आपने रेंट कमाने के लिए
आपने रेंट कमाने के लिए घर खरीदा है ना, रहने के लिए घर खरीदा हो तो कंजम्पशन, कमाने के लिए घर खरीदा हो तो इन्वेस्टमेंट। अगर आपने कार खरीदी हो चलाने के लिए तो वो कंजम्पशन, लेकिन अगर आपने कार टैक्सी पर्पस के लिए परचेज करी है तो दैट इज अ बिजनेस, राइट। तो इन्होंने बोला कि उसे इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों अलग अलग है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कुछ अर्न करने के लिए, कंजम्पशन का मतलब होता है कि कुछ कंज्यूम करने के लिए किया गया काम, ठीक है। तो अब इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है, कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब कंज्यूम करने के लिए, कमाने के लिए ही, यूज करने के लिए। दूसरा है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, अगर आप कोई गुड्स का क्रिएशन कर रहे हो या सर्विसेज का क्रिएशन कर रहे हो, तो इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन इन्वॉल्व क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय यूजिंग रिसोर्सेज। इट इज अ प्रोसेस टू चेंज रॉ मटेरियल इनटू फाइनल और फिनिश्ड गुड्स। आगे इसने कहा इट इज नथिंग बट क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, ये और कुछ नहीं है, यूटिलिटी का क्रिएशन है। आगे इसने कहा टू प्रोड्यूस एनीथिंग सो मेनी फैक्टर आर एसेंशियल। किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। क्या क्या नहीं चाहिए प्रोड्यूस करने के लिए, आप सोचिए, लैंड चाहिए, हाँ, लेबर चाहिए, हाँ, कैपिटल चाहिए, हाँ, और ऑर्गेनाइजेशन भी जो वो काम कर रहा हो। मेरी माता जी सुबह सुबह रोज मेरे लिए पराठा बनाती है, दैट इज प्रोडक्शन? नो, क्योंकि सेल करने के लिए थोड़ी हो रहा है। सेल करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होगा जो कैपिटल लगा के, क्लाइंट के ऊपर लेबर को इन्वॉल्व करके कैपिटल लगा के और उसके ऊपर प्रोडक्शन करेगा, वो सेल करने के लिए करेगा। वो प्रोड्यूस करेगा कंज्यूम करने के लिए नहीं, वो प्रोड्यूस करेगा रीसेल करने के लिए, सेल करने के लिए। दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के बाद में अगला टॉपिक आता है एक्सचेंज। प्रोडक्शन के बाद अगला टॉपिक क्या होता है, एक्सचेंज। अब एक्सचेंज का मतलब क्या, जब दो इंडिविजुअल साथ में आते हैं, ठीक है, और साथ में आकर और कुछ ना कुछ एक्सचेंज करते हैं। से फॉर एग्जांपल, आप मुझसे पढ़ रहे हो, पढ़ने की आपने फीस दी है, आपने मुझे दिया है पैसा, मैंने आपको दिया सर्विसेज, एक्सचेंज, राइट। तो यहां ट्रेडिंग तब तक कंप्लीट नहीं होती जब एक व्यक्ति दूसरे को कुछ और दूसरा व्यक्ति पहले को कुछ दे ना दे, ले ना दे, तब तक ट्रेडिंग कंप्लीट होती नहीं है। इन्होंने कहा कि इन ओल्डन डेज गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स अंडर बार्टर सिस्टम। पहले बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या था, जब करेंसी डेवलप नहीं हुई थी, तुम मुझे कुछ दे दो, तुम्हें उसके बदले में मैं भी कुछ दे दूंगा, दैट इज कॉल्ड एज बार्टर सिस्टम, ठीक है। लेकिन ये सिस्टम इनकन्वीनियंट था। मुझे दूध की आवश्यकता है, तुम्हें घी की आवश्यकता है, मुझे दूध की आवश्यकता है, तुम्हें आटे की आवश्यकता है, तब तक सब ठीक था, राइट। बट गड़बड़ कहां से शुरू हुई, गड़बड़ कहां से शुरू हुई, गड़बड़ शुरू हुई जब मुझे फर्नीचर चाहिए लेकिन मेरे पास घी है, लेकिन तुम्हारे पास में फर्नीचर नहीं है, तुम्हारे पास में गेहूं है, तो हम लोग बार्टर कैसे कर पाएंगे, हम लोग बार्टर नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? दिस इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन, है ना। तो एक्सचेंज वर्ड का मतलब क्या हुआ कि जो तुम्हें चाहिए वो मैं तुमसे ले लूं, वो बार्टर सिस्टम था। लेकिन अब बार्टर सिस्टम के बाद तुम मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें सामान दो, गुड्स दूं, तो वो क्या है, वो क्या है, एक्सचेंज। तो इकोनॉमिक्स में एक्सचेंज वर्ड भी है, इकोनॉमिक्स में एक्सचेंज वर्ड भी है। मैं एक बार आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ा देता हूं। ट्रेडिंग पर्पस के लिए हम एक्सचेंज वर्ड का यूज करते थे। पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था, but this system is inconvenient. Suppose X has got cow and Y has got rice for exchange. X want rice, but Y does not want cow. So trade will not take place again if one cow is exchanged for 4k goof rice and Y has got only 2 kg of rice. Exchange cannot take place as 2 kg of rice cannot be exchanged for half a cow. With introduction of money, these difficulty have been smoothed out. पहले क्या था, सामान के बदले सामान देते थे तो पता ही नहीं चलता था कि कौन से सामान के बदले क्या प्राइस लूं या कितना मैं एक्सचेंज करवाऊं। बट नाउअडेज इट इज हैपनिंग, अब हो रहा है क्योंकि मनी आ गया। मनी ने ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। आगे वर्ड आता है डिस्ट्रीब्यूशन। अब वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इनकम अमॉन्ग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे मैंने पैसा कमा लिया एज अ प्रोड्यूसर, अब मैं क्या करूंगा, लैंड वाले को रेंट दूंगा, लेबर को वेजेस दूंगा, राइट। तो इन्होंने कहा है कि जो टोटल इनकम हमने जनरेट करी है वो हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इकोनॉमिक्स में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 तरह के होते हैं। पहला होता है लैंड, दूसरा होता है लेबर, तीसरा होता है कैपिटल और चौथा होता है एंटरप्रेन्योर। अब लैंड को मैं क्या देने वाला हूं, रेंट।
लेबर को मैं क्या देने वाला हूं, वेजेज, कैपिटल को मैं क्या देने वाला हूं, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या देने वाला हूं, प्रॉफिट। इन चारों को अपना अपना हिस्सा मैं दूंगा और जो रिमेनिंग बचेगा प्रॉफिट वो मेरा रह जाएगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दो तरह का होता है, एक माइक्रो और एक मैक्रो। माइक्रो क्या था वो समझना। माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट प्राइसिंग ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मींस हाउ द प्राइस रेंट पर यूनिट ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड, इन द सेम वे हाउ द प्राइस पर यूनिट ऑफ लेबर दैट इज वेजेस इज डिटरमाइंड, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगी कैपिटल की। ये सब चीजें हम प्रोडक्शन वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ने वाले हैं, अभी इसको हम सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन की। मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो फैक्ट्री वाला नहीं है, वो एग्रीगेट डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। तो क्या होता है मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन, देखना है कि सोसाइटी में जो इनकम है ना वो जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ओवरऑल सोसाइटी में, ओवरऑल कंट्री में, ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो सही हो रही है कि नहीं हो रही है, कैसे हो रही है, उसको चेक करने को मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। तो क्या बोला, टोटल नेशनल इनकम टोटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में किस तरह से बांटी जा रही है, क्या प्रॉपरली है या नॉट प्रॉपरली है अमॉन्ग द पीपल ऑफ सोसाइटी, दिस इज कॉल्ड एज मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे पहले आता है एम्प्लॉयमेंट, फिर आता है इनकम, फिर आती है प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड लास्ट वन इज इंटरनेशनल ट्रेड। दीज ऑल आर ट्रीटेड एज मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करें डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स की, तो डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स चार तरह की डेफिनेशन है, अलग अलग लोगों ने दी है। जैसे वेल्थ डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दी है, जैसे वेलफेयर डेफिनेशन किसी और ने दी है, स्कैरसिटी डेफिनेशन मार्शल ने दी है, ग्रोथ डेफिनेशन, और इस तरह से अलग अलग चार लोगों ने चार तरह की अलग अलग इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बना के दी। हमें वो चारों डेफिनेशन आज के लेक्चर में पढ़नी है। सबसे पहली डेफिनेशन आती है वेल्थ डेफिनेशन। वेल्थ डेफिनेशन में कौन था समझना, इट इज मोस्टली एसोसिएटेड विद जेबी से एंड एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, ध्यान रखना। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 में। एमसीक्यू बन गए आपके ये वाले, राइट। और एडम स्मिथ ने डीलिंक किया था इकोनॉमिक्स को और पॉलिटिकल इकोनॉमी को। पता है क्या, पहले इकोनॉमी को पॉलिटिकल इकोनॉमी ही कहा जाता था। जब से एडम स्मिथ ने इसको अलग किया, डीलिंक किया, तो एक अलग डेफिनेशन बन गई जिसका नाम था वेल्थ डेफिनेशन। अब अगर वेल्थ डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले जेबी से ये क्या कहता है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ वेल्थ। एमसीक्यू बन गया एक और, इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ साइंस ऑफ वेल्थ। एडम स्मिथ क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स इज साइंस विच डील्स विद वेल्थ। इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जो वेल्थ से डील करती है। कौन बोल रहा है, एडम स्मिथ। लेकिन ये साइंस ऑफ वेल्थ है, ये कौन बोल रहा है, जेबी से। दोनों ने कौन सी डेफिनेशन दी, वेल्थ डेफिनेशन। तो वेल्थ डेफिनेशन देने वाले कौन कौन लोग हो गए, दो लोग, जेबी से और एडम स्मिथ। जेबी से जहां बोलता है ये साइंस ऑफ वेल्थ की स्टडी है, वहीं एडम स्मिथ बोलता है कि इट इज साइंस विच डील्स विद दी वेल्थ। अब क्या मतलब हुआ, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, मैन जो है वो इकोनॉमिक मैन है। एडम स्मिथ कहता था कि एक व्यक्ति जो है वो इकोनॉमिक मैन ही होता है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्सप्लेन, हाउ द वेल्थ इज प्रोड्यूस्ड, कंज्यूम्ड, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। ये कौन बोल रहा है, इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन कर रही है। आगे इसने कहा इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ स्टडी ऑफ वेल्थ ओनली। आगे इसने कहा दिस डेफिनेशन डील्स विथ causes behind creation of wealth। आगे इसने बोला it only consider material wealth। क्या बोला इसने, ये सिर्फ material wealth की ही बातें करता है। आगे इसने कहा कि this definition was criticized by so many philosophers, they are कार्लेल, रस्किन, वॉलरस, डिकेंस एंड अदर। मतलब आपको अगर कभी एमसीक्यू में ये भी पूछा जा सकता है कि इनको क्रिटिसाइज करने वाले कौन कौन थे, वेल्थ डेफिनेशन को क्रिटिसाइज करने वाले कौन कौन थे, तो कार्लेल, रस्किन, वॉलरस एंड डिकेंस, और इनके अलावा कुछ और। ये क्या बोलते थे, अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स इकोनॉमिक्स इज डेसिमल साइंस, गॉस्पेल ऑफ मैमन, ब्रेड एंड बटर साइंस, इनकम्प्लीटेड साइंस एटसेट्रा।
वेल्थ इज नो यूज अनलेस इट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ये बोलता है कि पैसे कुछ नहीं है, वेल्थ कुछ नहीं है जब तक कि वो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ओ भाई साहब, कैसी बात कर दी इन्होंने। ये बोल रहे पैसे कुछ भी नहीं है अगर वो, अरे पैसे से सब तरह की वांट सेटिस्फाई हो जाती है। इसने आगे कहा दिस डेफिनेशन इज नॉट ऑफ मच इंपोर्टेंस टू मैन एंड हिज वेलफेयर। वो बोल रहा था कि वेलफेयर की बात नहीं कर रहे, वेलफेयर की इंपोर्टेंस नहीं है, इसलिए एक नई डेफिनेशन बनाते हैं। तो अब देखो अगली डेफिनेशन कौन सी आ गई, वेलफेयर डेफिनेशन। पता है कि जब भी कोई थियरी बनती है, उस थियरी को कोई क्रिटिसाइज करता है, तो क्रिटिसाइज करी हुई चीजों की अगली जो थियरी बनती है वो होती है उसकी अगली डेफिनेशन। तो वेलफेयर डेफिनेशन वही है अगली। तो वेलफेयर डेफिनेशन क्या बोलते हैं, एल्फ्रेड मार्शल कहता है कि ही वॉज द फॉलोअर ऑफ एडम स्मिथ। ठीक बात है। ही रोट अ फेमस बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। उसने कौन सी बुक लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1870 में लिखी थी उन्होंने। इन्होंने क्या बोला डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ साइंस। ये बोल रहा है कि एडम स्मिथ नाम के व्यक्ति थे, है ना, एडम स्मिथ, जिन्होंने एक बुक लिखी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, सॉरी एल्फ्रेड मार्शल नाम के व्यक्ति थे जो फॉलोअर थे किसके, एडम स्मिथ के। ठीक है, और एल्फ्रेड मार्शल ने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक लिखी और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी बुक लिखी 1870 में। ये भी एमसीक्यू बन गया। पहला वेलफेयर डेफिनेशन देने वाला कौन, एल्फ्रेड मार्शल। मैंने पहले गलती से बोल दिया था स्कैरसिटी वाली डेफिनेशन का, बट सॉरी टू से, एल्फ्रेड मार्शल इज द वेलफेयर डेफिनेशन वाला पर्सन। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स भी उन्होंने दी है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक भी उन्होंने लिखी है। डेफिनेशन क्या दी है इसको गौर से देखते हैं। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट एग्जामिन दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisite of well-being। आगे इसने कहा कि एल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन के हिसाब से ये एक वन साइड स्टडी है वेल्थ की, एंड ऑन द अदर मोर इंपॉर्टेंट साइंस साइड अ पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ मैन एंड मैन और वेलफेयर ऑफ मैन। अब इसके मेन पॉइंट क्या क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। ये टू पार्ट में डिवाइडेड है, मटेरियल गुड और मटेरियल गुड और इमटेरियल गुड, है ना। आगे इसने कहा कि एल्फ्रेड मार्शल कहता है इकोनॉमिक्स इज अ नॉर्मल साइंस। इकोनॉमिक्स क्या है, नॉर्मल साइंस। और क्या है, टॉप प्रायोरिटी इसने किसको दी है, मैन और वेलफेयर ऑफ मैन को। जो टॉप प्रायोरिटी दी किसको दी है, मैन और वेलफेयर मैन को। सेकंड प्रायोरिटी किसको दी है, वेल्थ को, राइट। मार्शल ने एनहांस किया स्टेटस ऑफ मैन फ्रॉम इकोनॉमिक मैन टू सोशल मैन, यानी कि एल्फ्रेड मार्शल ने इकोनॉमिक मैन से सोशल मैन की तरफ एनहांस किया है किसको, स्टेटस ऑफ मैन को। मतलब वो पहले क्या बोलते थे, पहले बोलते इकोनॉमिक मैन होता है, फिर उसमें नहीं इकोनॉमिक मैन इज नॉट एन इकोनॉमिक मैन। एडम स्मिथ बोल के चले गए कि मैन इज इकोनॉमिक मैन, बोले नहीं मैन इज नॉट इकोनॉमिक मैन, मैन इज ए सोशल मैन, राइट। और उसने बोला कि इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड ओनली सम मटेरियल गुड विच प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर। ये बोल रहा है कि इकोनॉमिक्स सिर्फ उन गुड्स से रिलेटेड है जो किसको प्रमोट कर रहे हैं, ह्यूमन वेलफेयर को। हाँ या ना, ओके आगे बढ़ते हैं। आगे इसने बोला कि क्रिटिसिज्म। अब क्रिटिसिज्म किसने करी, लायोनेल रॉबिन्स, है ना। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स वेलफेयर डेफिनेशन इज इनकम्प्लीट डेफिनेशन, है ना। रॉबिन्स ने कहा इकोनॉमिक्स मस्ट बी न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। इसने कहा मार्शल नेग्लेक्टेड सम मटेरियल गुड्स व्हिच डू नॉट प्रमोट ह्यूमन। आगे इसने कहा कि ह्यूमन वेलफेयर बट दीज गुड्स आर आल्सो प्रोड्यूस। मतलब इसने कहा कि मार्शल ने कई सारी चीजों को छोड़ दिया। एक बात बताओ, इकोनॉमिक्स में भाई सिगरेट नहीं प्रोड्यूस होती, दारू नहीं प्रोड्यूस होती, तो सिगरेट भी प्रोड्यूस हो रही है, दारू भी प्रोड्यूस हो रही है। मैं आपसे पूछता हूं, डायरेक्ट पूछता हूं कि क्या ये सिगरेट या क्या दारू सोशल है, क्या सोसाइटी की नीड को पूरा तो कर रही है, लेकिन क्या ये सही है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि मार्शल ने इन सब चीजों को नेग्लेक्ट कर दिया है, राइट। इसलिए रॉबिन्स लाए क्या, स्कैरसिटी डेफिनेशन। रॉबिन्स क्या लाए, स्कैरसिटी डेफिनेशन, ठीक है। अब स्कैरसिटी डेफिनेशन में उन्होंने एक बुक लिखी 1932 में, एन एसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। लायनल रॉबिन्स नाम था, 1932 में लिखी थी, एक बुक लिखी थी, एन एसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। उन्होंने क्या बोला
इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर. Economics is a science which studies human behavior as a relationship between scarce means which have alternative use. Right? इसके मेन पॉइंट क्या थे? Wants are unlimited, resources are limited, limited resources के alternative use होते हैं और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है, जो हम डे 1 से पढ़ना शुरू करते हैं और आगे भी इसको पढ़ते रहते हैं. आगे जाके इकोनॉमिक्स में जब हम यूटिलिटी, डिमांड, सप्लाई चीजें पढ़ेंगे या इकोनॉमिक्स की मेजर डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हम इसको ध्यान में रखने वाले हैं वैसे भी. और इकोनॉमिक्स वर्ड आया ही इसीलिए है क्योंकि रिसोर्सेस थे लिमिटेड, वांट्स थी अनलिमिटेड. तो इसने क्या बोला कि वांट्स आर अनलिमिटेड. आप कहीं पे भी देख लीजिए, आपके पास 10,000 रुपए अगर हैं और आपको कोई खर्चा करने का बोल दिया जाए, आपको कोई काम करने का बोल दिया जाए, जब आप काम करोगे तो 10,000 कम पड़ेंगे आपके, राइट. तो वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड. और जो रिसोर्सेज लिमिटेड है उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं. जो रिसोर्सेज लिमिटेड है उनके यूज करने के रिसोर्सेज ऑल्टरनेटिव है. और क्योंकि जैसे सपोज करो आपको इलेक्ट्रिसिटी की बात करी जाए तो इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ घरों में काम आती है ना, फैक्ट्रीज में भी काम आती है. सिर्फ घरों और फैक्ट्री में काम आती है ना, ये कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में भी काम आती है. क्या घरों और दुकानों और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस और फैक्ट्री में काम आती है बस ना? ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एग्रीकल्चर में भी काम आती है. तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? अनलिमिटेड वांट है इलेक्ट्रिसिटी की. लेकिन इलेक्ट्रिसिटी खुद क्या है? रिसोर्सेज है, लिमिटेड. इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड है ना, और साथ ही साथ इसके यूजेस भी क्या है? ऑल्टरनेटिव. और हमारे को प्रॉब्लम है कि हम किसको ज्यादा दें. किसान को ज्यादा देंगे, घरों में कटौती करनी पड़ेगी. घरों में ज्यादा देंगे तो फैक्ट्रियों में कटौती करनी पड़ेगी. फैक्ट्रियों में कटौती करेंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा. किसानों को कम देंगे तो खेती बाड़ी नहीं होगी. तो करें क्या? तो इन्होंने कहा कि वांट्स अनलिमिटेड है. प्रॉब्लम इज दिस इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम. इसके फायदे भी हैं और कुछ क्रिटिसिज्म भी हुए. फायदे क्या हुए? इट इज एन एनालिटिकल साइंस. इकोनॉमिक्स टर्न इनटू यूनिवर्सल साइंस. मतलब ये हर जगह पे काम आ रही है. बिल्कुल इकोनॉमिक्स यूनिवर्सल साइंस है इसकी डेफिनेशन के हिसाब से. अगर आपको पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करने के लिए घंटे लिमिटेड है, कोर्स अनलिमिटेड है. तो इस तरह से पढ़ना है कि मार्क्स हाईएस्ट आए. अगर आपको शॉपिंग करनी है तो घर वालों ने जो पैसे दिए वो लिमिटेड है, लेकिन जो चीजें खरीदनी है वो अनलिमिटेड है. ठीक उसी तरह से बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें हैं, इसलिए कहा गया है कि वो यूनिवर्सल साइंस है. इसके बाद अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स इट इज अ पॉजिटिव साइंस. इट इज अ पॉजिटिव साइंस और इट इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स. लेकिन बाद में इसको भी बहुत जगह पे क्या किया गया? क्रिटिसाइज किया गया कि नहीं भैया ये यूनिवर्सल साइंस नहीं है ना, ये डेवलप्ड कंट्री के लिए एप्लीकेबल नहीं है जहां पे पैसा ही पैसा है, अनलिमिटेड है ही नहीं. रिसोर्सेज लिमिटेड है वहां पे, सॉरी रिसोर्सेज वहां पे लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है. और जहां पे अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो जाए तो ये एप्लीकेबल नहीं है. ठीक है, नॉट एप्लीकेबल टू कम्युनिस्ट और डिक्टेटरशिप कंट्री, वहां पे भी इकोनॉमिक्स एप्लीकेबल नहीं है. इट इज नॉट एप्लीकेबल टू डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, ये डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया में भी एप्लीकेबल नहीं है. इट इज एन ओल्ड वाइन इनटू न्यू बोतल. उन्होंने बोला कि रॉबिन्सन ने जो बोला है वो मार्शल ने भी बोला था और कुछ नहीं है, ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल. इट इज ऑल्सो नेग्लेक्टेड द डायनामिक कॉन्सेप्ट, राइट. इट ऑल्सो नेग्लेक्टेड द डायनामिक कॉन्सेप्ट. तो फिर आई ग्रोथ डेफिनेशन. अगली डेफिनेशन कौन सी आई? ग्रोथ डेफिनेशन. ग्रोथ डेफिनेशन क्या बोल रही थी वो भी समझना. ग्रोथ डेफिनेशन कह रही थी दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय जेएम कीन्स एंड पीए सैमुअलसन इन द बुक रिटन बाय सैमुअलसन. जेएम कीन्स एक अच्छे इकोनॉमिस्ट हुए और एक सैमुअलसन नाम के व्यक्ति थे, वो भी बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हुए. उन्होंने एक बुक लिखी थी जिनका नाम था इंट्रोडक्टरी एनालिसिस 1948 में. इस बुक में उन्होंने डेफिनेशन दी नई, और डेफिनेशन क्या थी? समझना. सैमुअलसन बोलते हैं इट इज अ स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज विद और विदाउट यूज ऑफ मनी टू एम्प्लॉय द स्कैर्स और प्रोडक्टिव रिसोर्सेज that would have alternative uses to produce various commodity over time for distributing them for consumption now or in future among the various person or group in the society. It analyzes the cost and benefit of improving pattern or resources. बहुत बड़ी डेफिनेशन दी इसने. इस डेफिनेशन को क्या बोले कि एक व्यक्ति, एक मैन सोसाइटी में विद और विदाउट यूज ऑफ मनी टू एम्प्लॉय स्कैर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज कैसे यूज करता है. आगे इसने बोला कि ओवर द टाइम, है ना, वो ये चाहता है या वो डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट को अभी यूज करना है कि फ्यूचर में यूज करना है, और अभी यूज करना है तो कितना यूज करना है, कितना यूज कर ले ताकि हमारा सेटिस्फैक्शन भी पूरा हो जाए और वो पढ़ा भी रहे. तो वैसे देखा जाए तो गुड्स के अल्टरनेटिव यूज है.
कितना अभी यूज करना है, कितना किस में यूज करना है, ये सारा जो ज्ञान है वो इकोनॉमिक्स में आया। ऐसी स्टडी किसने करी? सैमुअल्सन ने। अब इसके भी क्या थे? सबसे पहले ये भी स्कैरसिटी डेफिनेशन जैसी थी, यहां पे भी अनलिमिटेड वांट और लिमिटेड रिसोर्सेज और अल्टरनेटिव यूजेस के बारे में बताया गया था। साथ ही साथ सैमुअल्सन ने स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज के बारे में भी उन्होंने बताया। साथ ही साथ उसने ये भी इंट्रोड्यूस किया, ये भी इट मींस ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एलिमेंट। उसने बोला कि रिसोर्सेज तो है बट उसका भी एक समय होता है, अभी यूज करना बाद में यूज करना ये भी देखना पड़ता है। He also adopted dynamic approach. He also adopted the dynamic approach to the study of economics, considering economic growth as an integral part of economics. This definition includes Marshall welfare definition, Robbins scarcity definition, सब मिलके एक डेफिनेशन बनाई है उसने। मतलब उसने बोला जो मार्शल बोल रहा था वेलफेयर वो भी सही है, रॉबिन्स बोल रहा था वेलफेयर वो भी सही, दोनों को मर्ज करके एक नई डेफिनेशन बना दी। किसने? सैमुअल्सन ने। तो ये था हमारा इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन का पार्ट। आज के लेक्चर को हम यही कंक्लूड करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद हम लोग माइक्रो और इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, राइट। उसके बीच में हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स आर्ट है या फिर इकोनॉमिक्स साइंस है, ठीक है। इकोनॉमिक्स आर्ट और इकोनॉमिक्स साइंस के बाद में हम उसके कुछ मेथड्स पढ़ेंगे और लास्ट में हम उसी लेक्चर में पढ़ेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। उसके बाद हम अपना फर्स्ट चैप्टर जो है वो प्रॉपर पढ़ने वाला जो चैप्टर है डिमांड और सप्लाई उसको स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच।